हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे कि हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे थे, तो कुछ करंट अफेयर की मैं सीरीज चला रहा था, तो इसलिए नहीं बना पाता हूँ, सारा टाइम नहीं मिल पाता है। तो बहुत दिनों बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो अगला पार्ट है हमारा, वो ब्रिटिश ताज शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी कि जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए, जो शासन के अधीन जो अधिनियम पारित हुए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे सबको पता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के बाद जो है, यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज कर रही थी, जो आपका गवर्नर जनरल का पद था, उसको और जो भी चीज़ें थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आए थे। जो जितना भी यहाँ का शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चल रहा था, उस सब को महारानी जो थी, उसने अपने अंडर ले लिया था। यानी कि जो अब शासन, पहले तो लंदन से उसको कुछ समय के लिए टाइम मिल जाता था, इतने समय तक वो अपना यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो पूरा शासन भारत का था, वो ब्रिटिश रानी ने अपने हाथ में ले लिया। अब जो भी शासन है वो ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। अब जो भी यहाँ पे कानून बनेंगे, जो भी अधिनियम बनेंगे, वो सारे लंदन में बनते थे और यहाँ लागू होते थे। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का जो शासन था, वो ब्रिटिश महारानी जो विक्टोरिया थी, उनके अधीन कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल का जो पद था, जो गवर्नर जनरल अभी तक होते थे यहाँ पे, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैंने पढ़ाया था आपको मेरी भारतीय राज्य व्यवस्था की इंडियन पॉलिटी की वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो जो गवर्नर जनरल का पद था वो समाप्त कर दिया गया। और जो है भारत जो गवर्नर जनरल का पद था, उसे अब वायसराय का पद कहना जाने लगा। यानी कि जो गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल कर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, यह भी आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन आप सबसे पहले बताइए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको पता होने चाहिए। छोटे छोटे फैक्ट ही हैं, जो एमसीक्यू के रूप में, जो आपके प्री एग्जामों में या मेन एग्जामों में, जहाँ भी जीएस का पार्ट होता है, वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो गवर्नर जनरल का जो पद था, अब वो ख़त्म कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल का पद होता था, वो वायसराय का पद हो गया। और जो ब्रिटिश ताज का था, उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का मतलब है कि अभी इनडायरेक्ट वे से वर्क हो रहा था, अब डायरेक्ट प्रतिनिधि है। यानी कि टोटल रिपोर्टिंग किसको होगी, वो महारानी को होगी, जो ब्रिटेन में बैठी है। ठीक है। यानी कि जो आप जो जितना भी ब्रिटिश ताज का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी कि अब वायसराय सीधे रिपोर्ट किसको कर रहा है, ब्रिटिश ताज को, ब्रिटिश जो महारानी है उनको। लॉर्ड कैनिंग जो थे, उनको भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के जो राज्य सचिव का जो पद था, उसका सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण का शक्ति का जो की जो शक्ति निहित थी। यानी जो उस अधिनियम की तरह क्या करा गया कि जो भारत का जो राज्य सचिव का जो पद है, वो बनाया गया। यानी कि जो स्टेट सेक्रेटरी का जो पद है, वो न्यू क्रिएट किया गया। और उसमें जो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण अब किसका होगा, स्टेट सेक्रेटरी का होगा, राज्य सचिव का होगा। अब भारत परिषद अधिनियम, अब हम यहाँ से देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अभी हम भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ लेते, अब भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात हो रही है। इसमें क्या हुआ कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, अभी तक भारतीय उसमें शामिल नहीं होते थे। अब उसमें भारतीय का जो प्रतिनिधित्व है वो शामिल कर लिया गया, उसकी शुरुआत कर दी गई। और इस अधिनियम के द्वारा जो मद्रास और बम्बई, जो सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, उनको पुनः विधायी शक्तियाँ दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है, वो हमारा शुरू कर दिया गया। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद का संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। जैसे कि होता है कि आज क्या होता है, जब सरकार नहीं होती, तो राज्य में राज्यपाल
और केंद्र में राष्ट्रपति जो है कुछ अध्यादेश जारी करता है। तो उसी तरह से अगर वायसराय या आपातकाल इमरजेंसी पड़ जाती है तो जो वायसराय होगा उसको परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। यानी बाकी जो काम है वो विधायी शक्तियाँ जो प्रेसिडेंसी वो करेंगी, लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपातकाल पड़ जाए तो वायसराय भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो थी उसमें अतिरिक्त सरकारी सदस्यों की जो संख्या है, किसमें, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जो अतिरिक्त सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस एक्ट अधिनियम के माध्यम से भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने की और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो वो दी गई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ है, क्या जाना उस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो निर्वाचन पद्धति जो आरंभ हुई थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से ही हुई थी। अब अगला देख लेते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, जो भारतीय हैं उनका विधि निर्माण में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, उनके प्रशासन में भी अब दोनों में उनका प्रतिनिधित्व होगा। ये किसने कहा? मार्ले मिंटे सुधार 1909। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान जो विधायी शक्तियाँ थी उनको बढ़ाया और परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करना, उस पर प्रश्न करने का अधिकार का प्रतिनिधित्व किया। प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी इसी में किया गया। यानी कि जो प्रथम निर्वाचन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होगा, यानी जो हिंदू हैं उनके लिए अलग, उन जहाँ हिंदू क्षेत्र है वहाँ पे हिंदू कैंडिडेट खड़ा होगा, जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट होगा। इनके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो गया, उसका प्रावधान पृथक निर्वाचन होगा, अलग अलग निर्वाचन होगा हिंदुओं के लिए और मुस्लिम के लिए। तो ये जो है इसी के अंतर्गत था पार्लियामेंट्री सुधार। अब अगला आता है भारत शासन अधिनियम 1919। 10 साल बाद आया ये, जिसे जो पार्लियामेंटों में जो जितनी भी कमियाँ रह गई थी उसको सुधार के रूप में करने के लिए आया था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मांटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मांटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से किसको जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। इस अधिनियम ने क्या किया कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई। प्रत्यक्ष यानी कि अभी हम इनडायरेक्टली दे रहे थे, अब डायरेक्ट चुनाव होंगे। सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली है उसका विस्तार करा गया और इसमें अब सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदन व्यवस्था स्थापित हुई। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था थी वो किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो वो मांटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 के थ्रू द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको ध्यान रखिए। इस अधिनियम द्वारा जो जितने भी विषय थे उनको केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। अब केंद्र और प्रांतों में सभी विषयों को बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। केंद्रीय विधानमंडल जो थी समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में देव शासन प्रणाली लागू कर दी गई। और जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस में
अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। तो वो किस में किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1919 में किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या होता था? इसका कार्य था इस अधिनियम की समीक्षा करने करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अगला आता है भारत परिषद अधिनियम 1935। इसके द्वारा प्रांतों में एक रिक्वेस्ट है, आई मेरा चैनल है आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए इतनी रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। अभी तक द्वैध शासन चल रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कमेंट करके बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, किस डेट को की गई थी, अब किस अधिनियम के तहत की गई थी? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करा गया और दलित जातियां, महिला, मजदूर को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया और इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ इंपोर्टेंट होता है। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। तो बर्मा जो था अब वो एक अलग राष्ट्र हो गया, उसको ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत बनाए गए, जिनमें एक था सिंध और दूसरा था उड़ीसा। एक था सिंध और दूसरा था उड़ीसा। ये किसको काट के बनाए गए थे ये बताइएगा। इसके कुछ प्रांतों में द्विशासनिक व्यवस्था की गई। अगला आ जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने जो वायसराय का पद था उसको समाप्त कर दिया और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद क्रिएट किया या सृजित किया। इसके इसके तहत इसके अंतर्गत जो शाही उपाधि से भारत का सम्राट जो कहा जाता था वो शब्द समाप्त हो गया। अब भारत को जो ब्रिटिश का उनके अधीन था वो नहीं रहा और भारत स्वतंत्र हो गया। किसके थ्रू? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के थ्रू। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी सुझाव आपके कमेंट में दीजिए और मेरे चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।